नाग अश्विन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे। हाँ, थैंक यू सर। हम बात करेंगे आपकी फिल्म कल की 28 98 AD की। मैंने दो थिएटर्स में, दो अलग अलग सिटीज में इस मूवी को देखा था। और दो अलग अलग पर बैकग्राउंड वाले क्राउड्स के बीच में एक एकदम बेसिक जो क्राउड होता है, वो जो हम्म। टिपिकल फैन प्रभास की मूवीज का, आपकी मूवीज का होता है। दूसरा हाँ। जो थोड़ा सा मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ जो होता है वो। हाँ। और मैंने दोनों बार फिल्म को जज किए बगैर देखा था। जो जिस पैशन से आप बनाते हो, सेम उसी स्पिरिट में। उसकी कुछ कमियां हैं, उसकी कुछ खूबियां हैं, पर एक माइलस्टोन है जो आपने अपनी जर्नी में अचीव किया है। तो एक जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है यार होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, सब बिगड़ सकता है, सब बन सकता है। अब बना दिया आपने। इसके बाद अब आप क्या फील कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी क्या है और आप क्या क्या बना सकते हो फ्यूचर में, और सीक्वल्स को भी कितना बेटर बना सकते हो? सर पहले तो हम बहुत सेटिस्फाइड है ऑडियंस का रिएक्शन के साथ। और जो जो कुछ हम बना सकते वो एक बात है, पर उससे ज्यादा जो कुछ इंडस्ट्री बना सकते हैं, मतलब नया राइटर्स और नया डायरेक्टर्स है, उनके पास शायद कुछ माइथोलॉजिकल या साइंस फिक्शन, स्पेशली साइंस फिक्शन, तो वो जॉनर नहीं है हमारे इंडियन फिल्म में। सो वैसा वैसे तरीके के स्टोरीज प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स सुनने में भी डरते हैं। पर अब कल्कि के बाद उसका डोर ओपन हुआ है। तो वो एक्साइटिंग है हमारे लिए। मतलब वो पहले उतना सोचा नहीं, पर रिलीज के बाद वो समझ में आया कि एक्चुअली ये फिल्म कामयाब है, नंबर्स बना रहा है, वो सब अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा का इफेक्ट है। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोग महाभारत पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा साईफाई स्क्रिप्ट अब बन सकता है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम इंडिया से ऐसे वीएफएक्स देखने में गर्व हो रहा है। सो ये सब हमने सोचा नहीं, पर ये हो रहा है तो हम खुश हैं। आप जो ये आंसर दिया आपने, इससे जुड़ा मेरा सवाल बहुत लास्ट में रहने वाला था, पर मैं अभी पूछ लेता हूँ कि हाँ। ये क्वेश्चन रहता था, जैसे हम जो पूरी दुनिया का सिनेमा देखते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा रहता था कि अगर हम अमेरिका के कॉमिक्स के सुपर हीरोज की स्टुपिड या अनरियलिस्टिक बातों को या अनरैशनलिस्टिक बातों को भी एग्री करते हैं और स्वीकार करते हैं और एंजॉय करते हैं, तो फिर हमारी माइथोलॉजी को हम किस लिए उसको हमने दूर छिटक रखा है? तो हाँ। उसके दो आंसर्स निकलते हैं। एक ये है कि उसकी मॉडर्निटी के साथ जेल करेगा क्या, पॉलिटिकल करेक्टनेस जो आज हो गई है उसके साथ उसकी कोई, मान लो किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कोई कैरेक्टर जिया, उसके साथ वो कितना कंपेटेबल होगा। हम्म। नंबर टू, ये कि हमने लेटली देखा है कि मान लीजिए आपने किसी माइथोलॉजिकल कंटेंट में थोड़ा बहुत चेंज किया है तो बहुत बड़ा बैकलैश आता है। और नंबर थ्री होता है कि आप विजुअली उसको कैसे कर पाओगे, इतना बड़ा अमाउंट कैसे करोगे। मान लो महाभारत है, तो जो हमने 80s 90s में महाभारत देखी थी, जो आपने जिक्र किया कि हाँ। हाँ। तीर भिड़ते हैं, एक आग वाला और एक पानी वाला, तो हाँ। उन्होंने समाव मैनेज कर लिया। लेकिन अब हमको विजुअली कुछ और सरप्राइजिंग चाहिए। तो तीन बड़े चैलेंजेस हैं, इनसे सही कैसे बात। हम पार पाएंगे? आई थिंक जो आप बोल रहे हैं ना, मेरे को मेन पॉइंट लग रहा है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस से ज्यादा ये टेक्निकल करेक्टनेस है ना, क्योंकि हमको मार्वल या वेस्टर्न फिल्म्स का आदत पड़ गया है, और देख के एक लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग या वीएफएक्स का आदत पड़ गया है। और ज्यादा तक शायद कोविड के बाद ओटीटी देखकर और ज्यादा एक्सपोजर हो गया लोगों का। सो जब हम महाभारत को और या किसी भी पौराणिक को बनाना चाहते हैं, वो उस लेवल में होना चाहिए। और जब उस लेवल में होगा, हम लोग फुल्ली स्वीकार करेंगे, फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मैं ऑडियंस हूँ। मेरे को वो देखना है। इसीलिए शायद मैं ये फिल्म भी बनाया हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, शायद जब महाभारत सीरियल टीवी पर आता था, नहीं तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट तेलुगु फिल्म महाभारत के बारे में देख रहे थे, जो आप बोल रहे, शायद वो थ्रेड थ्रेड भी दिख रहा था, मतलब वो तीर के ऊपर। तो उस लेवल में देखकर भी एक्साइट हुआ मैं और इंस्पायर हुआ।
तो मुझको मेरे जनरेशन को कैसे दिखना है महाभारत, वो सुपर हीरोज अर्जुन या भीम को या कर्ण को कैसे दिखना है, एक विजन रहता, क्योंकि अब हमारे को वेस्टर्न का एक इन्फ्लुएंस और एक्सपोजर भी है। तो ये फिल्म शायद प्रूफ है कि जो जो कुछ हमने अचीव किया, वो हमारे सुपर हीरोज को सुपर हीरोज की तरह दिखा पाए हैं हम, और वो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस। सो दैट इज, आई थिंक वो बाउंड्री पार किया हमने, अब बहुत कुछ ओपन होगा शायद। एक सवाल ये है कि जैसे जो क्या मैं ऐसा फील कर पा रहा था कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनाने का, या इसको पैन इंडिया बनाने का, या पैन वर्ल्ड, या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने का एक स्लाइट प्रेशर था, जिसकी वजह से मतलब कुछ एक कहता ना इंडियन, जो आप बता रहे हो ना, इंडियन स्टोरीज, हाँ जिसमें हाँ। हमको कोई ग्लोबल एलिमेंट्स को डालने की जरूरत नहीं है इसको एक पैकेज बनाने के लिए, क्या उसका स्लाइट प्रेशर था या बिल्कुल नहीं था? नहीं था सर, क्योंकि पहले हमको क्लियरली बता था कि हमारा मार्केट इंडिया ही है। अब हमारा पहला मार्केट तो हमारा तेलुगु ही है, उसके बाद इंडिया है। सो और कैसे भी हम कहानी लिखते हैं कहानी के लिए, उसके बाद ही मार्केट के बाद ज्यादा सोचते हैं। मार्केट का सोच आते हैं एक्टर्स के जुट के, मतलब प्रभास का मार्केट सोचते हैं, इसका मार्केट सोचते हैं, कहानी तो कहानी ही रहता है। सो शायद इंटरनेशनल बनाने का तो कुछ प्रेशर नहीं था, पर इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ा होने का लायक होना है बोल के सोच के बनाया था। क्योंकि उसको लग रहा था, आपने कॉमिक कॉन में भी इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, जो पहली क्योंकि फिल्म, एज सच पहली फिल्म लगी मुझे करने वाली, ये चीजें की थी आपने। हाँ, क्योंकि क्योंकि वो जो पहले क्वेश्चन था ना, क्योंकि वो हमने ये स्पाइडरमैन या हल्क को एक्सेप्ट किया, तो थियोरेटिकली वो भी हमारा सुपर हीरोज का एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है ना। सो क्योंकि हम उसको बिजनेस दे रहे हैं, वो भी हमको बिजनेस देना चाहिए। तो इसलिए वहां जाकर रिलीज किया वो टीजर। जैसे डिस्टोपिया का जो एलिमेंट है इसके अंदर, डिस्टोपिया को मतलब अपन ने चिल्ड्रन ऑफ मैन में देखा है, ब्लेड रनर में देखा है, ड्यून में देखा है, मैड मैक्स अमेजिंग अभी जो फिल्म आई थी उसमें देखा है। डिस्टोपिया इंडियन स्टोरीज में डिस्टोपिया एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या हाँ वो एक ग्लोबल एलिमेंट था, या आपको लगता है कि वो एक ऑर्गेनिक आंसर था आपकी स्टोरी का, कि फ्यूचर में ऐसा 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 होगा? जैसा नदी सूख गई है जहाँ स्टे सेट है कहानी, वो खड्डा हाँ। सा है, नदी की जगह एक बड़ी सी दरार सी नजर आती है। या एग्जैक्टली, मतलब जब हम फ्यूचर सोचते, मतलब आज आज ही सोचते, आज का अखबार ओपन करके पढ़ते भी वैसा ही है बाहर का सिचुएशन। मतलब समर में ऐसा है, पोल्यूशन ऐसा है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है देश भर। सो ऑलरेडी ऑलरेडी कलयुग का बहुत टिक मार्क्स तो हो गया इसी 2024 में ही। तो मेरा कमी था उतना 2028 98 में, और क्या सोच सकता हूँ, क्योंकि जब पहले लिख रहा था मैंने लिखा कि ऑक्सीजन या हवा को लोग बेचेंगे, पर वो ऑलरेडी हो रहा है दिल्ली में। सो तो वो नया नहीं था। और जो भी कलयुग के बारे में लिखा हुआ है ना हमारे इतिहासों में या पुराणों में, वो ऑलरेडी डिस्क्राइब किया ऐसा ही होगा वर्ल्ड बोल के, ऐसा ही होगा सोसाइटी। तो उनके बेस्ड करके उसको, मतलब डिस्टोपिया डिस्टोपिया का टैग लगा के हो गया, पर वो ऑलरेडी हमारे पुराणों में है। ये एक जो कलयुग का कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर इकोलॉजिकल करप्शन से ज्यादा मॉरल करप्शन पे जोर दिया गया है कि समाज हाँ में मॉरल करप्शन हो जाएगा। हाँ। आपने उसको इकोलॉजिकल से ज्यादा जोड़ा, मॉरल से थोड़ा सा कम जोड़ा है, क्या ऐसा है? शायद, पर वो भी सेम सेम आंसर है सर। मतलब जब हमारा मॉरल करप्शन ज्यादा हो जाएगा ना, मेरा मेरा सोच है कि तभी हम सो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे कि इकोलॉजिकल करप्शन भी हो जाएगा। हम हमारे बारे में ही सोचते हैं, हमारे फैमिली हमारे जनरेशन, और उसी के बारे में सोच के धरती को नाश कर दे रहे हैं। वही हो रहा है अभी भी। तो बहुत इंटरलिंक्ड है मेरे ख्याल से, मेरे अंडरस्टैंडिंग से। क्योंकि इफ इफ ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बीइंग ओनली वो बस एक गेस्ट जैसा सोचता है, वो वर्ल्ड में बस गेस्ट जैसा आ रहा है, एक्सपीरियंस करके जा रहा है, वर्ल्ड ब्यूटीफुल रहेगा। वो बस सोचता है कि मैं हूँ, मैं मेरा होना चाहिए, वो मेरा मेरा बच्चा का होना चाहिए।
वैसा सोच रहा है, इसीलिए ऑल द वर्ल्ड ओवर लाइक, मतलब लोग बोल रहे हैं कि 95% ऑफ द वेल्थ की 15 लोगों के पास है। तो वो कॉम्प्लेक्स है ना, वो वही तो कॉम्प्लेक्स है, 15 लोगों के पास 95% ऑफ द वर्ल्ड का वेल्थ है तो। और तो डायरेक्टली करस्पॉन्ड्स टू वो 15 लोग के पास क्या कंपनीज होंगे, ऑयल कंपनीज होंगे, पोल्यूशन कंपनीज होंगे, जो भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाले होंगे। तो सो बहुत इंटरलिंक्ड है मेरे अंडरस्टैंडिंग में। फिल्म क्या मतलब फ्यूचर में कुछ जैसा आप बोल रहे हो ना, ये चीज जैसे कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड है पूरा दुनिया का, और जो वेस्टर्न एक पूरा कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड है, क्या इस पे आपकी फिल्म स्ट्रॉन्ग टेक ले सकती है फ्यूचर में? आप कुछ करारा कुछ कुछ टिप्पणी कर सकते हो? क्योंकि मतलब अगर आप ऐसा कोई स्टैंड लेते हो तो और स्ट्रांग होगा जो आप कहना चाह रहे हो, जहां आपकी स्टोरी खड़ी होती है। मैं शायद सर, पर इस स्टोरी में मेरे को क्योंकि जैसे तरीके से वर्ल्ड ने एस्टेब्लिश किया, मे बी कंज्यूमरिज्म का उतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं हम लोग शायद, पर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी। फिल्म को लेके अगर आप हम देखें ना कि फिल्म में क्या क्या क्लिक करता है सबसे ज्यादा, क्या नहीं करता है, तो मैंने पाया है कि जब फिल्म में सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल और एंशियंट एलिमेंट्स आते हैं या कैरेक्टर्स हाँ आते हैं, फिल्म वहां सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। एग्जाम्पल के लिए ओपनिंग सीन आप ले लीजिए, जो महाभारत का एंड होता है, बहुत अमेजिंग सीन है, मतलब सबसे स्ट्रांग। फिर जो अश्वत्थामा का और भैरवा का ओपनिंग एक्शन, बड़ा लंबा एक्शन सीन है, जो बहुत इन्वेंटिव है, मतलब एक के बाद जो आंसर्स है, इसका आंसर ये दे रहा है, उसका आंसर वो दे रहा है, बहुत इन्वेंटिव। जैसे बाहुबली को बार बार री वॉच किया जाता है ना ग्लोबल ऑडियंस द्वारा, उसके सीन्स को, उसकी इन्वेंटिवनेस, इंडियन इन्वेंटिवनेस नहीं देखी थी उन्होंने पहले, वैसा हाँ उस सीन के अंदर है। या फिर आप देखिए जहां पे यास्किन का सीन आता है, उसकी हाँ मुद्रा आप देखो तो तपस्या कर रहा है, एक साधु की तरह है, और उसकी हड्डियां निकल गई है, दुर्बल हो गया जैसे ऋषि हो हाँ जाते थे। हाँ हाँ और लास्ट में जो एंड आप करते हो वो भी महाभारत से, या जो अश्वत्थामा ने जो पाप किया था एक बच्चे को मार के, हाँ हाँ यहाँ पे सबसे स्ट्रांग है। लेकिन जैसे भैरवा का जो ओपनिंग सीन है, जहां वो एक मॉडर्न सी सेटिंग में और खड़ा है, और वहां एक कॉमेडी आप कोशिश करो, लेकिन उतनी के लिए कॉमेडी भी नहीं हो रही। आप मानते हो कि ये एनालिसिस सही है, या आप डिसएग्री करते हो इससे? नहीं सही है, क्योंकि मल्टीपल लोगों ने ये पॉइंट आउट किया। हम शायद कुछ करने चाहते थे, और मे बी कुछ ट्रांसलेट नहीं हुआ तो, पर डेफिनेटली नहीं वर्क हुआ तो वो फीडबैक तो लेते हैं हम लोग डेफिनेटली। ये आपको फीडबैक ये भी मिला होगा कि फिल्म टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, और जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि एक बड़ा माइलस्टोन है इंडियन सिनेमा के हिसाब से। राइटिंग को उतना स्ट्रांग बनाना आवश्यक है, आप जान रहे हो, फ्यूचर फिल्म्स के लिए भी। क्या आप कॉन्शियसली उसकी तरफ ध्यान देने वाले हो, या राइटिंग ठीक थी आपके हिसाब से? नहीं, राइटिंग बहुत मुश्किल थी डेफिनेटली इस फिल्म में, मतलब हम लोग एक्शन और वीएफएक्स और सेट्स के बारे में बात करते हैं, मुश्किल है। वो जरूर मुश्किल है, पर मेरे ख्याल से राइटिंग बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक नया दुनिया इंट्रोड्यूस करना है, महाभारत का कनेक्शन है, उससे ज्यादा चार मेन कैरेक्टर्स है। तो हम पहले वो वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद अश्वत्थामा का स्टोरी इंट्रोड्यूस करना है, वो सुमति भैरवा आना चाहिए, तो वो हमेशा एक चैलेंज ही था। अ, कैसे इंटरट्वाइन करना है विदाउट मेकिंग इट बोरिंग बट आल्सो डूइंग जस्टिस। क्योंकि जब से सुमति का प्रेगनेंसी पता चल जाता है, स्टोरी शुरू हो जाता है। तो मे बी ऑल्सो एक पॉसिबिलिटी था कि ये दो फिल्म में बनाया है, मतलब ओरिजिनली एक ही स्टोरी है, सो मे बी दो फिल्म में बनाने के टाइम पे थोड़ा कुछ पार्ट डाइल्यूट हो गया शायद, मे बी वो भी हो सकता है राइटिंग में, पर राइटिंग मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमेशा। एक अभी जैसे ओपन एआई आया है, टेक्स्ट टू वीडियो, तो बहुत सारी फिल्म्स हमने देखा है कि उसमें एक क्रेडिट्स में सेगमेंट होता है कि एआई से क्या क्या हमने बनाया, जैसे मैड मैक्स फ्यूरियोसा में भी ऐसा नजर आया था। क्या कल्कि में आपने एआई का इस्तेमाल किया है टेक्स्ट टू वीडियो, या नहीं किया है? टेक्स्ट टू वीडियो कुछ नहीं किया सर, क्योंकि मे बी शायद हमारा
मेरे हमारे तक नहीं आया वो लेवल ऑफ एआई। मतलब थिएटर में प्रोजेक्ट किया, सो एआई नहीं आया हमारे तक, मे बी वेस्ट में ही है अभी अभी के लिए। आ, हमारा बहुत बेसिक एआई यूज किया है हम लोगों ने, मे बी कुछ रेफरेंसेस मिडजर्नी के साथ कुछ ट्राई किया, पर बस वही है। आप कितने होपफुल हैं एआई को लेके, क्योंकि कई हमने विजुअल्स देखे हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमको हिस्टोरिकल कुछ चीज क्रिएट करनी है या माइथोलॉजिकल क्रिएट करनी है, तो उसमें एआई बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। जैसे मैंने हनुमान जी की कुछ तस्वीरें देखी है जो इतनी इम्पेकेबल है और इतनी डेंस स्किन वाली है कि आपको लगेगा ऑलमोस्ट रियल है, और बहुत अमेजिंग ऑल्टरनेटिव देती है जैसा हम देखते आए हैं। हाँ हाँ हाँ। आप आप होपफुल हैं कि इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो फिल्म मेकिंग इजी होगी, कम खर्चीली होगी, और इसको लेकर ओपन रहना चाहिए? डेफिनेटली सर, मतलब हर हर इन्वेंशन का दो दो साइड्स होते हैं, पर एआई के साथ डेफिनेटली आई फील फिल्म मेकिंग थोड़ा डेमोक्रेटाइज हो जाएगा, ज्यादा तक डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। मतलब जैसे मतलब 10-15 साल पहले जब डीएसएलआर आए थे, सडनली एक नया जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स फिल्मिक लुक के साथ शॉर्ट फिल्म्स या फिल्म्स बनाना शुरू किया, और बहुत से नया दर्शकों इंट्रोड्यूस हुआ। मैं भी शायद उसी जनरेशन में ही था। तो वो डीएसएलआर के टाइम के बाद अभी जब एआई आएगा, वो भी वो शायद वीएफएक्स, शायद प्रोडक्शन डिजाइन भी वो एक लेवल तक इक्वलाइज करेगा कि बहुत सारे न्यू विजुअल आर्टिस्ट और विजनरीज शायद बाहर आएंगे। सो डेफिनेटली वो अच्छा है। पर फ्लिप साइड देखेंगे तो थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ओरिजिनल आर्टिस्ट है, मतलब कल्कि के लिए बहुत ओरिजिनल आर्टिस्ट काम किए। जयपुर से एक कंपनी है मॉर्टल कलेक्टिव, वो बहुत बढ़िया क्रिएटिव टीम है, बहुत ओरिजिनल है वो। रेफरेंसेस यूज करने को मैं बोलूंगा तो भी वो यूज नहीं करते, वो ओरिजिनल काम ही करते। तो वैसे लोग का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शायद, मतलब वाइड स्प्रेड यूज एआई हो जाएगा तो। सो या वीएफएक्स का भी शायद नुकसान होगा, देखना पड़ेगा क्या होगा। जितने भी फिल्म मेकर्स जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या बहुत अमेजिंग फिल्म मेकर्स, जॉर्ज लूकस को ले लीजिए आप, जेम्स कैमरॉन को ले लीजिए, इन लोगों ने जब अपने मेहनत प्रोजेक्ट्स बनाए थे तो इन्होंने साथ में कुछ ऐसे इन्वेंशंस किए जिसने जिसने फिल्म मेकिंग को आगे बढ़ाया। जैसे जेम्स कैमरन ने मोशन कैप्चर पे इतना अमेजिंग काम किया, कैमरों पे इतना अच्छा काम किया, जिससे अवतार पहली और दूसरी बनी। जॉर्ज लूकस ने फोटोग्राफी, वीडियो फोटोग्राफी में इन्वेंशंस किए। राजा मौली ने वास्तुकला को लेके बहुत अमेजिंग कुछ किया, जिसको लेके बाद में उनको शायद सिटी को डिजाइन करने को सरकार ने उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन किया था। कल की जब आप बना रहे थे तो उस समय में, उस जर्नी में कुछ इन्वेंशंस आपको भी करने पड़े? जैसे आपने जिस गाड़ी को आपने मिल के बनवाया है, मान हाँ, लीजिए वैसे इन्वेंशंस की बात करूं, वो या तो वो तो डेफिनेटली एक इन्वेंशन ही था। ऐसे आ, और इन्वेंशंस भी रहे, और वो इन्वेंशंस को लेके भी कुछ बताएं आप। मतलब इन्वेंशंस जैसा वर्ड नहीं मालूम मेरे को, बट बहुत इनोवेशंस तो करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि मतलब अमिताभ बच्चन सर को एक 8 फीट प्रभास के साथ फाइट करना है, और मल्टीपल मतलब स्टंट स्टंट एक्टर्स थे, वो सबको मिला के एक ही सीन में कैसे बैठना है। वो बहुत ट्रायल एंड एरर था। मतलब आज और बहुत ट्राई किया हम लोगों ने, मतलब मिनिएचर्स ट्राई किया, वीएफएक्स ट्राई किया, मिनिएचर्स के साथ वीएफएक्स ट्राई किया। एक्टर्स को, मतलब यंग अमिताभ बच्चन सर को एनिमेट करने में बहुत बहुत तरीके के टेक्नोलॉजीज ट्राई किया। फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर बहुत वो बहुत कटिंग एज था। मतलब हमारे बजट से मतलब शायद 10 शॉट है तो 3-4 शॉट बहुत अच्छे आए। तो वो हमारे बजट में वो बहुत सक्सेसफुल था शायद। और या व्हीकल्स फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन किया हम लोगों ने, वो बहुत, आई डोंट नो इन्वेंशंस कह सकते हैं या नहीं, पर बहुत इनोवेटिव करना पड़ा, क्योंकि सब ओरिजिनल लैंग्वेज था, मतलब इंडियन लैंग्वेज में
ये कैसे एक ऑटो बनाया हम लोगों ने, वो नया डिजाइन के साथ एक ऑटो, और सब सब एक छोटा छोटा विक्ट्रीज जैसा ही लगा था हमको। इतना मैसिव सेटअप और चीज को माउंट करते हुए इतने सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत शांति के साथ सेट पे काम करते हो। कैसे हो पाता है शांति के साथ काम, जब इतना समुद्र की तरह लहरें उठ रही है और इतना विराट कुछ बन रहा है? तो हाँ, किस वजह से होता है? आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, या आपका स्टाइल आपने डेवलप किया है, क्या मतलब है? उतना उतना ऑर्गेनाइज भी नहीं हो सर एक्चुअली। को केओस तो हर जगह रहता है फिल्म सेट पर, और मेरे सेट पर मेरे को बहुत बार लास्ट मिनट आइडिया आइडिया आते हैं, और वो लास्ट मिनट में और केओस हो जाता है, पर मेरा टीम का शुक्रिया करना है, क्योंकि वो हमेशा कुछ तो कुछ करके वो पॉसिबल बनाते हैं लास्ट मिनट में। आ, शांत, मतलब एक दो बार जब भी गुस्सा आता है भी, और किसी के ऊपर शायद मतलब मेरे लेवल से थोड़ा चिल्लाता हो, और नेक्स्ट आधे घंटा और घंटा मैं ही गिल्टी रहता हूँ। मेरे मेरे ब्रेन ही सही काम नहीं करता, सो आई एम लाइक यूज नहीं है ना कुछ कुछ काम नहीं आ रहा है, मेरा ही प्रोडक्टिविटी कम हो जा रहा है। सो वो लर्निंग था मेरा। जब भी फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाता हूँ, मैं ही मेरा काम ही कम हो जाता है। आप आपके कोर पे आते हैं। आप आपको कैसी कहानियां बहुत ज्यादा बचपन से, जैसे जिन्होंने ग्रिप किया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं पाता हूँ कि आपकी जो पहली फिल्म थी येवड़े सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। आई गेस नाम था ना, तो उसके अंदर दो बच्चे होते हैं जो एक रात को एक अघोरी के पास चले जाते हैं और वहां उसे जीवन के बारे में और एक दूध कोशी के बारे में कुछ पूछते हैं, और फिर वहां जाने का प्रण लेते हैं। फिर शायद एक दोस्त जाता भी है जो हिमालय के बीच में एक कोई नदी या झील जैसा कुछ है। हाँ, फिर हम पाते हैं कि शंबाला भी ऑलमोस्ट वैसी ही जगह एक सिचुएटेड है। हम पाते हैं कि अगर आपने भविष्य में कोई एक शहर जो सरवाइव करेगा तो फिर वो काशी है। और फिर महानदी में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या आप एक फैसिनेशन माइथोलॉजी को लेके, या ये जो शिवा को लेके, क्या बहुत पहले से है, या ये जो कॉम्बिनेशन कॉन्टेक्स्ट में बना रहा हूँ ये ऐसा संयोग है खाली? डेफिनेटली फैसिनेशन है सर। मतलब कुछ भी मैजिक या स्पिरिचुअलिटी के साथ एक फैसिनेशन तो है। तो वहां से ही शायद कहानियां भी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे मेरे पहले क्वेश्चन है कि, शायद दो क्वेश्चन है जब भी मैं कहानी लिखता हूँ शायद। एक है कि ये इसका पर्पस क्या है, मतलब श्योर कहानी फिल्म बनाना है कुछ, एक ये लाइवलीहुड ये जॉब है, उससे ज्यादा उसका पर्पस क्या है, मतलब कुछ तो होना है उससे ज्यादा। और दूसरा, अगर अगर मैं अभी ये मेरा आखिरी फिल्म होगा, क्या कहानी चूज करूंगा। तो ये दोनों टिक मार्क हुआ तो ही आगे जाऊंगा। मतलब क्योंकि कहानी या फिल्म बनाना है तो बहुत लंबी प्रोसेस है, और बहुत एनर्जी और इन्वेस्टमेंट लोगों का, मेरा ही नहीं, फाइनेंशियली नहीं, पर लोगों का टाइम और लाइफ इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें। तो ये दो मेन क्वेश्चंस है मेरा। आप आपने कैसी स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स और पढ़ी है बचपन में? मतलब आपका सोर्स क्या था स्टोरीज का लाइफ में? डेफिनेटली बुक्स सर। पहले मैं बोल रहा था कि वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स वो टीवी में देख रहा था, वो डेफिनेटली बड़ा इंस्पिरेशन था। उससे उसके बाद कॉमिक बुक्स, इंडियन तो वो चाचा चौधरी बहुत पढ़ता था। इंग्लिश में शायद वो टिंटिन्स बहुत पढ़ता था। उसके बाद बहुत बुक्स जो भी, मतलब 10 10 15 साल तो जो भी बुक, लॉट्स ऑफ फिक्शन मेनली बिगिनिंग में, बहुत बुक्स पढ़ के वही बुक्स को रीरीड करके बहुत करते रहता है, शायद वही वही से इंस्पिरेशन भी मिला है। महाभारत कब पढ़ी थी आपने सबसे पहले? मतलब वो चिल्ड्रंस वर्जन में शायद अर्ली पढ़ी थी शायद, अलग अलग कहानियां अमर चित्रकथा में शायद। पर वो फुल फ्लेज वो इतना बड़ा 10 बुक का महाभारत तो फिल्म के पहले ही पढ़ा। वो शायद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से डबल ट्रिपल का साइज है वो। तो या
क्या रिएक्शन था आपका इतना इतनी पार्ट में मेहनत किताबें पढ़ के? कैसा लगा? आपने इतनी फिल्में देखी, इतनी कहानियां मैं ग्लोबली देखी, फिर ये देखा, कैसा लगा, हाँ, क्या लगा? महाभारत का राइटिंग ये इंग्लिश में ही पढ़ा, विवेक देबरॉय का ट्रांसलेशन था। और मैंने जस्ट सोचा कि ये क्या मैं क्या लिख रहा हूँ बोल के, क्योंकि वो इतना डेप्थ, गॉड नोज हाउ मेनी हजार साल पहले, इतना डेप्थ में, इतना ब्यूटीफुली हर कैरेक्टर का पर्पस, मतलब सेकेंडरी कैरेक्टर हो सकता है, पर उनका भी कितना बिल्डअप, मतलब राजमौली सर का ज्यादा बिल्डअप देते वो सेकेंडरी कैरेक्टर को, और कितना डेप्थ से और कितना ब्यूटीफुली लिंक करते हैं स्टोरी और वर्ल्ड और कर्म को, सबको। इंस्पायरिंग था, मतलब ब्यूटीफुल था। और और बस बस हाँ, सोचते रहते हैं कि कैसे लिखा होगा बेसिकली, बस। महाभारत में किरदारों के नाम मेरे को बहुत बड़े अमेज करते हैं, मतलब हजारों नाम हैं और सारे अमेजिंग नाम हैं। जैसे एक नाम है विचित्र वीर्य, क्या? अमेजिंग नाम है। मतलब आप ऐसे कितने ही नाम आप देखोगे, और उसमें हनुमान, अर्जुन के बेटे का बेटा है या दूसरे किरदार भीम के बेटे का बेटा है, कितने शक्तिशाली हैं। मतलब जिन हाँ सीरीज को हम दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज समझते हैं, स्टोरी समझते हैं, वो बहुत बोनी हो जाती है उसके आगे। हाँ हाँ, एक एक ही लेयर होते, एक दो तीन लेयर होते शायद, बस। वो तीन लेयर को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। महाभारत को कैसे बनाते हैं, बनाना में ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि 10-15 लेयर रहता है उसमें, सो यार। क्या लेकिन आपको उम्मीद है कि हमारे जिंदा रहते हम कभी देखेंगे कि कोई 8-10 सीजन में 10-10 एपिसोड का कुछ बनाएगा, जो जैसे मान लीजिए गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन जो विजुअली करता है अचीव, ड्रैगन्स नकली है लेकिन आप देखोगे तो असली लगते हैं। हाँ वैसा हमारे कैरेक्टर कितने सारे ऐसे जीव जंतु हैं, किरदार हैं जिनको आप कर सकते हैं। जैसे जो कमल हसन का किरदार है जिसके साथ आपने थोड़ा सा किया है, उसकी स्किन के साथ जो किया है, मतलब मैं उनका हाथ देखता हूँ जो पतला सा पड़ गया है, हड्डियां निकल गई है, मेरे को लगता है एकदम असली किसी ऋषि का हाथ है। हम्म, उसको देख के जो एक सबकॉन्शियस में जो एक थ्रिल पैदा होता है ना, वो हाँ हाँ अचीवेबिलिटी देख के बड़ा मजा आता है कि किसी ने ये हाँ। अचीव किया है। हम डेफिनेटली बहुत क्लोज है सर, लाइक, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया बहुत नजदीक, और कंप्यूटिंग पावर आ गया बहुत नजदीक, और इंडियंस का भी बहुत एपेटाइट, मतलब कल्कि के साथ ही देख रहा है कि इतना एपेटाइट है। तो या आई होप सो, हमारे लाइफ टाइम में जरूर देखना चाहिए महाभारत, दुनिया देखना चाहिए महाभारत। ये अश्वत्थामा जो 7 या 8 चिरंजीवी उनमें एक आते हैं, आपने पढ़े हैं सातों आठों चिरंजीवी? और क्या संभावना है कि कभी ये कल की सीरीज में बीच बीच में आते रहेंगे? मतलब उतना डिटेल में नहीं पता है सर, बेसिक्स बेसिक पता है, मतलब हनुमान जी का तो पता है। वो 7-8 चिरंजीवी जो कभी मरेंगे नहीं, अमर है, आज भी हाँ हाँ, जीते वो हैं वो सब हमारे। पता है, वो सब पता है। और जय भी, जहाँ भी स्कोप है, आ, वहां से कहानी आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि अश्वत्थामा का कहानी से ही ये कहानी भी पैदा हुआ। सबसे ज्यादा अच्छा फीडबैक किसने दिया आपको? जैसे राजामौली ने तो फिल्म में कैमियो किया ही था, तो जो डायरेक्टर्स आपको इंस्पायर करते हैं या जिन्होंने, जैसे देखा है कि साउथ के तेलुगु के सिनेमा में कोई एक या फिल्म बनती है और सारे सब, मलयालम सिनेमा में भी एक फिल्म बनती है और सारी की सारी इंडस्ट्री कहती है मेरी फिल्म है ये। तो हम्म। क्या फीडबैक है कि यार इसमें इस बार ये ध्यान रखना है, ये और इसको माइल्स अहेड लेके जाएगा, ऐसे फीडबैक थे? डेफिनेटली डेफिनेटली राजमौली सर डेफिनेटली फीडबैक दिया है और अप्रिशिएट भी किया है। और इस फिल्म बस साउथ से ही नहीं, हर जगह से एक्टर्स या डायरेक्टर्स मैसेज कर रहे, अप्रिशिएट कर रहे, क्योंकि एक डायरेक्टर ने तो कहा कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे फिल्म में ही थोड़ा इंटरेस्ट जा रहा है हमको। तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट सोचा मैंने, क्योंकि इतना ऑनेस्टली वो कह पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और शायद उतना परफेक्ट फिल्म भी नहीं बनाया जो उतना कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, सो बहुत ध्यान दे के काम करना है आगे। ये तो फीडबैक बहुत सही है। जैसे अमिताभ बच्चन को जो हम याद करते हैं, जिनकी जो जो मूवीज देख के हम बड़े हुए हैं, लेटली वैसे प्रोजेक्ट्स उनके नहीं निकल पाए थे। मतलब बेसिकली किसी ने उनको वैसे पोर्ट्रे नहीं किया था, पर इस फिल्म में बहुत सक्सेसफुली किया है कि हाँ आप थ्रिल्ड हो उनको देख के। मतलब कई एक्टर्स होते हैं ना जिनको फिल्म मेकर्स ही रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो उनका वेस्टेज होता रहता है।
लेकिन इसमें अमिताभ बच्चन को आपने, कहते हैं ना कि एक एक पिंक आई थी कुछ साल पहले फिल्म, जिसने बहुत हाँ अच्छे से हाँ। उनको और रेलेवेंट बनाया पीकू। था, एक हाँ, पॉजिटिव पिंक वे और में। पीकू शायद, या। पीकू और पिंक, और फिर कमर्शियल वे के अंदर अश्वत्थामा का किरदार है उसने। और बहुत सुंदर लगते हैं 8 फुट के अमिताभ बच्चन, जो धीरे धीरे साथ साथ चलते रहते हैं जब शंबाला जाते हैं, हाँ और वो दूसरी तरफ देख रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो उसका 8 फुट होना और उसका अनटचेबल होना, ये हाँ। थॉट ही बहुत स्टिमुलेट कर देता है। एक मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मुझे हमेशा इन फिल्म्स में एक थोड़ी समस्या ये हो जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, हमको शुरू में बताया जाता है कि इसके पास इतनी पावर है कि मतलब इसको कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ मोमेंट्स आते हैं जहां उसकी पावर कुछ मोमेंट्स में बहुत कमजोर पड़ जाती है। मान लीजिए कि लास्ट का जो है, जिसमें वो पुल से गिर रही होती है और वो हाथ पकड़ते हैं, तो वो खुद भी खींच सकते हैं, लेकिन फिर पीछे भैरवा का किरदार हेल्प करता है। मतलब हाँ। भैरवा का किरदार पहले जंप करता है, फिर वो पकड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो, और दूसरा उनको जो जकड़ लेती चीज जिससे वो जमीन पे जकड़ जाते हैं, तो होगा कुछ वैसा, वो टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन दिमाग में आता है कि यार इसको तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं बांध सकती है। मान सकते हैं, डेफिनेटली। डेफिनेटली वो दोनों, स्पेशली सेकंड पार्ट थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी है। फर्स्ट पार्ट का मेरा मेरा एक्सप्लेनेशन था कि वो जब वो जब वो ब्रिज ब्रेक हुआ, वो स्लिप हो गया, बस वो ही मेरा अंडरस्टैंडिंग था। उसका शक्ति कम नहीं हुआ उसके, ऑब्वियसली सुमति को उठा सकते हैं और किसी को भी उठा सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बस वो जर्क के लिए वो स्लिप हो गया और वो गिर गया। और एक शॉक का मोमेंट में भैरवा आकर वो मोमेंट हुआ, तो वो भी कन्वीनियंट था शायद, पर वो उससे ज्यादा प्रॉब्ली द सेकंड वन वाज मोर ऑफ अ सिनेमैटिक लिबर्टी। भैरवा के पास इतनी ताकत कहाँ से आई है? जैसे टेक्नोलॉजिकल उसके पास जो एडवांटेज है वो तो है ही, क्या ये है कि इवन भैरवा के किरदार के पास भी कुछ डिवाइन पावर्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं, इसी वजह से वो पहले एक्शन सीन में अश्वत्थामा को इतनी देर तक रोक लेता है? सिर्फ टेक्नोलॉजी तो नहीं रोक सकती है, तो भैरवा की इतनी पावर्स का क्या बेस है, मतलब वो कहाँ से आती हैं? मतलब वो सिनेमा का क्लाइमैक्स तो वही है ना, वो उसका उसका तो एक इनकारनेशन या उसका एक रूप मान सकता है कर्ण का। तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो पावर तो होगा, और ओनली जब वो उसका धनुष पकड़ लेता है वो फुल पावर आ जाएगा उसको। तो वो था एक्सप्लेनेशन। एक क्या है, भैरवा का कर्ण का री इनकारनेशन होने में मेरे दिमाग में एक बात ये आई कि कर्ण और इवन अश्वत्थामा भी रॉन्ग साइड ऑफ द स्टोरी थे मॉरली। अगर देखें कि महाभारत के युद्ध में दो पक्ष थे, एक सही और एक गलत जो बताया जाता है, उसमें कर्ण ने कहा कि मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने मेरा बुरे समय में साथ दिया, तो मैं दोस्ती निभाऊंगा चाहे मैं गलत ही हूं। तो कर्ण, ऐसे में कर्ण अश्वत्थामा जैसे जो नायक नहीं थे, वो इन फिल्मों के नायक होने वाले हैं। ये इसको लेके कुछ मॉरल दुविधा नहीं हुई आपको कि यार इसको ऐसे भी रीड किया जा सकता है? मतलब हम महाभारत में कुछ चेंज नहीं कर रहे। ये उस महाभारत में जो कुछ पाप उसने किया, जो कुछ गलती उसने किया, उसका सजा उसको मिल गया। मतलब वहाँ वो चैप्टर खत्म हो गया। पर ये एक नया युग है, एक नया जन्म है इन अ वे। तो उसका रिडेम्पशन यहाँ हो सकता है। मतलब देयर इज नो, क्योंकि हम लॉट्स ऑफ माइथोलॉजिकल और डिवोशनल टेल्स में भी आ, जो कुछ राक्षस होते हैं, और वो उसका एक रिडेम्पशन होता है भगवान के। कुछ मतलब रामायण में भी कुछ कहानियां थे, जो पिछले युग में कुछ हुआ, रामा आके उसका रिडेम्पशन किया है इस युग में। सो 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 मेरे को उस मॉरल डायलेमा नहीं हुआ, क्योंकि हम एक नए कहानी लिख रहे हैं इन अ वे, और वो कुछ नहीं चेंज करता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है महाभारत में। वो सब सच ही है, और ये जस्ट एक नया का कहानी है, ये कैरेक्टर्स किसी ने लिखा ही नहीं। और दोनों, कर्ण और अश्वत्थामा के बारे में महाभारत क्योंकि मैंने पढ़ा है, और दोनों को आ, मतलब श्री कृष्ण जी प्रेस करते हैं महाभारत में। जब वो अर्जुन के साथ बात कर रहे हैं वो ही प्रेस करते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली जब उनका उनको मारने का टाइम आता है, जब तब वो उसका गलती भी बोलते हैं अर्जुन को, पर जब प्रेस करना का टाइम है बहुत बड़े तरीके से प्रेस करते हैं।
मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे सिनेमा है उसको आप कितना ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं फिल्म मेकर बनने के बाद? पहले तो बहुत देखा होगा, और दूसरा, क्या आप सब तरीके के सिनेमा देखते हैं, सब जॉनरास देखते हैं? डेफिनेटली बहुत कम हो गया सिर्फ फिल्म मेकर होने के बाद, और शायद फिल्म ये 4-5 साल इस फिल्म को बनाने में बहुत कम हो गया शायद। अ, और ऑलमोस्ट क्योंकि ऑल्सो हमारा हमारा विजन ऐसा बन जाता है कि जब फिल्म देखते हैं हम हमेशा कुछ राइटिंग एक्टिंग को देखते, कुछ टेक्निकल देखते, फिल्म को फिल्म जैसा एंजॉय करने का थोड़ा वो स्पेस नहीं मिल रहा है आजकल। तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। पर अदरवाइज या हर तरीके का सिनेमा देखता हूँ शायद। आपको कैसी लगी ड्यून 2 और फ्यूरियोसा कैसी लगी, देखी आपने? फ्यूरियोसा नहीं देखा अभी तक। ट्यून 2 देखा था, पहले दिन ही गया था। अ, मेरे को ऑलमोस्ट लगा कि फिल्म के एंडिंग में फिल्म शुरू हुआ। मेरे को वो फीलिंग आ गया, ब्यूटीफुल था, अमेजिंग था फिल्म विजुअली। मैंने ड्यून बुक पढ़ा था जब ड्यून 1 रिलीज हुआ। सो ड्यून 1 में बहुत सेटअप हुआ और मैं ईगरली वेट कर रहा था ड्यून 2 के लिए। ग्रेट एक्सपीरियंस था, पर कुछ कमी जैसा महसूस हुआ, पर मास्टर है सो। हाउस ऑफ द ड्रैगन देख रहे हैं आप, देखा आपने? पहले वाला, ये पहले वाला नया दूसरा वाला नहीं, दूसरा आ नहीं रहा है, नहीं, दूसरा भी आ नए गया वाला है। नहीं, नहीं देखा, नहीं पहला वाला देखा, दोनों देखा। हाउस ऑफ ड्रैगन और वो दूसरा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का भी कुछ था ना, फेलो, नॉट हाँ, व्हील फेलोशिप। ऑफ टाइम। व्हील ऑफ टाइम नहीं, वो कुछ और था वो, सौरन का ओरिजिन स्टोरी जैसा कुछ था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का। वो वही फेलो व्हील ऑफ टाइम नहीं है। हाँ हाँ कुछ था, वो भी देखा हाँ था, जहाँ हाँ हॉबिट्स वगैरह उसका स्टोरी था। दोनों देखा। मतलब amazon का सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्शन बोल के प्रमोट किया था। हाँ। पर ऑब्वियसली ओरिजिनल्स ओरिजिनल्स ही है, तो कंपेयर करना तो ऑब्वियसली होता है सो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा नाग अश्विनी जी और अश्विन जी, और सो मच। होपफुली आप बहुत सारी फिल्में इस सीरीज में, सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनाएं, और आपसे और भी बात करने का मौका मिलेगा अगली फिल्म के टाइम में। थैंक थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच गजेंद्र, थैंक यू सो मच। यू। बाय।